बच्चों एमसीक्यू का जो लास्ट असाइनमेंट आपको दिया है उसका 8th क्वेश्चन ये प्रॉब्लम भेजी है प्रिंस ने। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बात समझनी है जो 11th में आई थी बट मोस्ट प्रोबेबली आप भूल गए होंगे। वहां ज्यादा ध्यान भी नहीं देते इस बात पे। मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। एक रिएक्शन है ए जो बी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है। मान लेते हैं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपने 11th में पढ़ा था बट इसका असली जो 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 मैं कह सकता हूं जो निचोड़ है वो 12th में है। अब देखना केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम को आप हम मिक्स करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जिस स्पीड से ए अपने आप को बी में बदल रहा है उसी स्पीड से बी अपने आप को ए में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, मान लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन दो तरफ चल रही है, ए से बी भी चल रही है और बी से ए भी चल रही है, राइट। तो मान लेते हैं ए से बी जाने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के एफ है, स्मॉल के और एफ के एफ है, राइट। और बैक आने के लिए बी से ए आने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के बी है, राइट। के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यही रिएक्शन पीछे भी आ रही है तो हमने पीछे के लिए बी टू ए आने के लिए इसको रेट कांस्टेंट इसके रेट कांस्टेंट को के बी नाम दे दिया। ओके, के एफ और के बी इक्वल नहीं है, के एफ और के बी इक्वल नहीं है क्योंकि के एफ और के बी रेट कांस्टेंट है, राइट। यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, जितनी फॉरवर्ड उतनी बैकवर्ड। ओके, तो ये तो हो गया के एफ यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। ओके, अगली बात देखिए, अब अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की ए से बी की, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? के एफ, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए तो रेट कांस्टेंट के एफ है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन ये एफ लिख देते हैं फॉर फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड इज इक्वल टू के बी, स्मॉल है ये, के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि अगर हम इस तरफ आ रहे हैं तो रिएक्टेंट ए है। ओके, ये दोनों इक्वल है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों इक्वल है। अब इसकी वैल्यू क्या है? के एफ, स्मॉल के है ये, इंटू ए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के बी इंटू बी। ओके, बी प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है। ओके, अब के बी को इस साइड ले आते हैं, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। बच्चों जो ये के एफ अपॉन के बी आप देख रहे हो, इसी को आपने 11वीं में 11th में लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा था के। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ और नहीं बल्कि रेट कांस्टेंट का रेशियो है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो के क्या है? रेशियो है के एफ अपॉन के बी का। के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। के क्या है? कैपिटल के, इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने यही तो कहा था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, तो ये है के। तो सबसे पहले 8th क्वेश्चन में आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये पता होगी। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए यहां दो रिएक्शन है, एक में आर अपने दो रिएक्शन और दोनों इक्विलिब्रियम में है, बट दोनों रिएक्शन में एनर्जी भी दिखाई हुई है आपको। इनमें से एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक है। ये जो इक्विलिब्रियम है, एनर्जी प्रोडक्ट है तो बाहर निकल रही है, प्रोडक्ट प्लस एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है, राइट। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये EX लिख रहा हूं मैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एंडोथर्मिक का है, एंडो ENDO लिख रहा हूं मैं, क्योंकि X प्लस एनर्जी, रिएक्टेंट प्लस एनर्जी, तब आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, तो इनमें से एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है, ये आपको पता हो गया। ओके, अब हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या दोनों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा या दोनों में अलग अलग रहेगा, ये देखते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन में
बाहर से टेम्परेचर देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, मतलब मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं इसके अंदर, राइट, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूं, राइट। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूं इस इक्विलिब्रियम को। ओके, जैसा कि ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है और आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो जैसे ही हम इसे एनर्जी देंगे, ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट, अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, राइट। और अगर प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, क्योंकि एक तो घटने की वजह से ये घटेगा, ऊपर से नीचे वाली वैल्यू बढ़ भी रही है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि ये घटेगा। यहां से एक बात जो मैं हर जगह कह सकता हूं वो ये कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है, ठीक है, राइट। अब यहां देखते हैं, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब यहां एनर्जी दी है इसे, यहां एनर्जी देंगे तो ये रिएक्टेंट बढ़ रहा है। क्या? जैसे ये बढ़ेगा ली चैटलर के अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड जाएगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा, राइट। और अगर y बढ़ेगा, x घटेगा तो इसका क्या परिणाम निकलेगा कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इसे हम एक छोटी सी इक्वेशन से और देख सकते हैं जो टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताती है। वो इक्वेशन, बच्चों, टेम्परेचर का क्या असर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, ये आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। इस इक्वेशन का नाम है वान टॉफ इक्वेशन। यह है log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H by 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 by T1 इंटू T2। ओके, ये है, ये आपको अर्हेनियस इक्वेशन जैसी लग रही होगी, खैर उससे मिलती जुलती है ये। ओके, खैर मुद्दे पे आते हैं। मान लो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H नेगेटिव है, राइट। अगर डेल्टा H नेगेटिव है और मान लेते हैं T2 ज्यादा है T1 से, मतलब T2 जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है T1 से। ओके, अगर ये डेल्टा H नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि राइट तो बाकी टर्म सारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, राइट, नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब log K2 by K1 इज, अगर मैं इस नेगेटिव को इस साइड लेके जाऊं, या अगर आप यहीं से देख लो log K2 by K1, नेगेटिव कब आएगा? ये नेगेटिव कब जब आता है जब log 1 से कम वैल्यू का लिया जाता है। 1 से कम का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि K2 इज लेस देन K1। मतलब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कम हो गया, इस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट ये है, ये कम हो गया, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ज्यादा था, ठीक है। ऐसे ही अगर ये एंडोथर्मिक होती तो डेल्टा H पॉजिटिव होता, और अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव, तो इसका मतलब K2 ज्यादा होता K1 से। तो आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर डेल्टा H जीरो है, मान लो डेल्टा H जीरो है, ना वो एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, राइट। और log K2 by K1 इज इक्वल टू जीरो, किसका log जीरो आता है? log 1 की वैल्यू जीरो आती है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 है, मतलब K2 by K1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब K2 इज इक्वल टू K1, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर कम ज्यादा होने पर। ओके, चलिए बच्चों, तो अब उस 8th क्वेश्चन में आप K2 और K1 निकालेंगे, मतलब KF और KB गिवन है, तो पहले K2 देखोगे, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखोगे, दूसरे टेम्परेचर पे देखोगे, हाई टेम्परेचर पे, राइट। तो अगर रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो वो एंडोथर्मिक है, अगर घट गई तो वो एक्सोथर्मिक है। इस तरीके से हम 8th क्वेश्चन कर सकते हैं अपने असाइनमेंट का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछा है प्रिंस ने। बच्चों ये 11th क्वेश्चन है असाइनमेंट से।
ये कहता है ये एक रिएक्शन है A2 2B के जो रेट कांस्टेंट है वो है 0.1 मोलर पर मिनट। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये, आप कैसे बताएंगे? ऑर्डर कहां से देख सकते हैं हम? यहां हम के की यूनिट से ऑर्डर पता कर सकते हैं। के की यूनिट है 0.1 मोलैरिटी, मोल पर लीटर, ऐसे लिख सकता हूं मैं, पर मिनट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूनिट जीरो ऑर्डर की है, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट, जो भी टाइम है वो, राइट। तो ये हमें पता लग रही है, आपको शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो याद करें हमने nth ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट थी वो ये थी, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड, राइट। अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो n की जगह जीरो रखोगे तो मोल पर लीटर की पावर 1, मतलब यही बन जाएगा पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो 1 - 1 जीरो पर सेकेंड बचेगा। तो के की यूनिट हमें बता रही है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है k = 1/t, जीरो ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, R0 - R, ठीक है, राइट। मैं इस t को इस साइड ले जाता हूं, पाई के, राइट। अब एक छोटी सी बात देखिए यहां, t 100% बताइए, t 100% का मतलब ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी? ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं t 100% बताइए, 100% का मतलब ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी? पहली बात, जिस टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी उसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जीरो बचा है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास जो रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में वो R0 था, R0 था, राइट। 100% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो अब कितना बचा रिएक्टेंट? जीरो, राइट। सो मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट t 100% का फॉर्मूला क्या होगा? R0/K, R0/K, ठीक है, राइट। ये इस न्यूमेरिकल में कहता है कि इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास? इनिशियली कंसंट्रेशन थी A की 0.5, मतलब t 100% कितना होगा? 0.5 अपॉन 0.5 ही है, सॉरी या 0.5 अपॉन K कितना गिवन है? 0.1, मतलब 5 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। हमें यहां से पता लगा कि 100% होने में इसे 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के बाद सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। चलिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा आएगा? ये है मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B गिवन है, यहां ये टाइम है, राइट। 5 मिनट के बाद रिएक्ट B बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 5 मिनट हो गए, राइट। 5 मिनट का मतलब है कि अब रिएक्टेंट खत्म हो गया। अगर रिएक्टेंट खत्म हो गया तो प्रोडक्ट अब थोड़ी ना बढ़ेगा, वो तो फिक्स हो जाएगा, राइट। और इस टाइम प्रोडक्ट कितना है? अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इसका 1 मोल 2 मोल प्रोडक्ट देता है, तो जब ये 0.5 मोल खत्म हो जाएगा तो इसके कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। ये मेरे पास B है, तो इसका आंसर होगा C, C इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये 2 न्यूमेरिकल आपने पूछे थे।